अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल चॉइस। तो आज इस नावल कभी तो पास मेरे आओ जिसको तहरीर किया एमन नुमान ने, इसकी मैं किस्त नंबर 4 रीड करूँगी। तो चलें बढ़ते हैं इस किस्त की जानिब। फजर की नमाज़ अदा करने के बाद वो काफ़ी देर तक जाए नमाज पे ही सजदे पे बैठी रही। कुछ शिकवा नहीं था लबों पे, ना ही अपने रब से इसके फ़ैसले पे शिकायत थी, मगर आंसू थे कि थम ही नहीं रहे। आज शाम के बाद इसने महमद कामिल हैदर ख़ान बन जाना था और वो बस अपने रब से आइंदा ज़िंदगी के लिए सुकून तलब कर रही थी, गिड़गिड़ा कर, ऐ मेरे परवरदिगार, वो मामला जिनमें मेरा अख्तियार नहीं, जहाँ मैं बेबस हूँ, इनमें मेरी मदद फरमा, मुझे अकेला ना छोड़। बेशक मैं तेरी बहुत गुनाहगार बंदी हूँ, मुझे बख्श दे और मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा। अपने खुदा के सामने इससे अपना दिल खोल कर रख दिया था। सजदे में सिसक उठी थी। कमरे में रोशनी की किरण फूटते इसको अंदाज़ा हुआ था कि वो काफ़ी देर से एक इजाफे पे सिजदे की हालत में जाए नमाज पे बैठी है। चेहरे पे आमीन के अंदाज में हाथ फेर कर मैंने नमाज के अंदाज में बांधा दुपट्टा खोल कर शानों पर फैलाया, एक नज़र जाना पे डाली जो बेफिक्री की शहनशाही नींद सो रही थी। इसको देखा महमल के लबों पे बेसाख्ता मुस्कुराहट खिली थी। इतनी जमी अजब के बावजूद इसके अंदर एक इत्मीनान सा पैदा हुआ था कि चलो इसकी अधूरी ज़ात से जाना की ज़ात तो मुकम्मल हो सकेगी। वो तबरेज़ पर्दे पर बराबर करके लैंप की लाइट बंद करने के बाद आहिस्ता से दोबारा सोई हुई जाना के पास आकर लेट चुकी थी। जाना का सर बहुत नरमी से इसने अपने हुए बाजू पर रखा था और उसको अपने करीब करके आहिस्ता से इसके सर पे अपनी उंगलियां फेरते हुए वो आने वाली अपनी नई ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। नींद का नाम तो नामो निशान तक इसकी आंखों में न था, बस गहरी नशीली आंखों में एक ही ठहरी रकम थी और वो थी कर्ब की, बेइंतहा तकलीफ़ और अजियत की। एक वक्त था जब मैं आपको तहज्जुद में रो रो कर खुदा से मांगती थी, हज़ारों मन्नतें मैंने मानी थी आपके साथ हमसफ़री के लिए, मगर मगर आज वो वक्त है जब मैं बेचैनी से आपको खुद गंवाना चाहती हूँ। मैं बिल्कुल भी सती सोच की हामिल नहीं हूँ कामिल आगा, ना ही मुझे आपकी पहली शादी पर एतराज़ है। मैंने तो बस चाहा था दिलो जान से महबूब अपने मोहब्बत अपने महबूब की खुशी में ही है बेशक, लेकिन आपका जो मुखरा चेहरा मेरे सामने इस रात आया, इसके बाद तो मुझे लगता है जैसे जाना की माँ को भी आपने दिल भर जाने के बाद दो कौड़ी का कर डाला होगा। इसको भी टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके आप वहाँ दियार गैर में छोड़ आए होंगे। एक माँ की ममता छीन अपने इसकी गोदी गोदी ही खाली कर दी होगी। कितना तड़पती होगी वो औरत जाना के लिए। मगर आप ठहरे एक नामोर कबीले के सरदार, आपकी तो फितरत में कई शादियाँ करना है, मगर जाना के लिए मैं इसकी सगी माँ से भी बढ़कर बनूंगी। जाना मेरी जान, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा हाल और मुस्तकबिल खुदा के बाद मेरी जिम्मेदारी है और ये मेरा वादा है तुमसे, तुम मेरी तरह कभी रोगी नहीं, तुम एक मजबूत लड़की बनोगी जो हालात का रुख अपने हिसाब से मोड़ने का अज़म खुद में रखेगी। कई आंसू इसकी आंखों से लढ़कर तकिए पे जब सो चुके थे। बीबी जी, अब तुमको मेहंदी लगाने के वास्ते आया है। मुलाज़िम ने टेबल पर तमाम ज़ेवरात और रस्सू जड़ा रखने के बाद कौन मेहंदी को हाथ में थामा, मगर मुझे नहीं लगवानी कोई मेहंदी, तुम हमको ना तंग करो, हमको अकेला छोड़ दो मेहरबानी। एक एक उधार चुकाता रहता। वो बड़े मज़े से महज़ से सरगोशियाँ व लंगड़ाला लूला शेर अंदाज अपनाते हुए अपने सर के नीचे हाथ की हथेली जमाए नींद दराज हो चुका था। महमल ने सपटा के जाना को देखा। कहीं जाना ने कामिल की इस कदर गहरी वह जनी बात तो सुन तो ना ली थी जिसके बाद सुमारी हया के खुद भी कानों के लू तक वो सुर्ख हो चुकी थी, मगर जाना को सामने रखी थाल में चूड़ियों और मेहंदी से खिलता देखकर वह कुछ पुरसकून हुई थी, वरना कामिल तो जैसे बेशर्मी पे कमर कस कर डाली थी अपनी। बाबा जान, आपको पता है मैं भी जाना की आज दुल्हन बनकर आ रही हैं? जाना ने पूछते इश्तियाक लहजे में बाप से पूछा, जबकि महमल जाना को भी मैदान में उतरता देखा वहाँ से खिसकने को थी, जब कामिल ने गैर महसूस अंदाज में जाना की पुष्प पर झूलती दराज छुट्टी को अपने हाथ में लिपटा था, जिसे वो पहले इसका फरार इरादा भांप चुका था। जबकि महमल इसकी इतनी दीदा दिलेरी देख कर अंदर ही अंदर बेचैताब खाकर रह गई थी। इस वक्त तो महमल के साथ वही साथ था जैसे आगे कुआं पीछे खाई, बड़ी फुरी सी थी वो। नहीं जाना बच्चे, मैं भी आपकी नहीं बल्कि आपके बाबा जाने की दुल्हन बनकर आ रही है। कामिल की लू देती नजरें होश महमल के परिष्कारती चेहरे का जायजा लेने में मसरूफ थी। आखिर को चोटी अब भी जो इसके साथ में थी, इतना तो हक बनता ही था कामिल का आखिर इसको तंग करने का। नहीं बाबा जान, मैं भी बस जाना की और मैं भी बस दुल्हन बन के जाना के साथ ही रहेगी जाना के रूम में। जाना कहते के साथ ही महमल के बाजू लिपट चुकी थी। अब तो महमल पूरी तरह से दोनों बाप बेटी के शनकचे में थी। यकीनन ये सब आपको आपकी मम्मी ने ही कहा होगा। कामिल ने खश्मीर नज़रों से महमल को घूरी से नवाजा जो बोले मारे खफत के दौरी हो रही थी। अरे जाना बच्चे, मैं तो भूल ही गया था आपको आपकी दादी बुला रही हूँ, आपके लिए बहुत सारी शॉपिंग कर कर आई हैं।
कामिल ने जाना को वहाँ से खिसकाने के लिए कहा था। तीर एक दिन निशाने पर जाकर फिट हुआ था। जाना फ़ौरन दादू के कमरे में रफू चक्कर हो गई। जाना के कमरे से निकलते वक़्त वो जाना से बेडरूम का दरवाज़ा बंद करवाना नहीं भूला था। हाँ तो मोहतरमा, आपने तो ख़ासी प्लानिंग कर रखी है आज की रात और आने वाले कई शवों से मुझसे फ़रार की। वो इसकी चोटी को हाथ में लिपटता सो खुद पे थोड़ा झुका के आँखों में आँखें डालकर खोया हुआ था। मैं क्यों आपसे फ़रार चाहूँगी? बौखलाहट में इतना कि उल्टा कह गई थी। तो तुम मेरे नज़दीक रहना चाहती हो? वाक़ई वो इसकी बौखलाहट पे वह शर्मगी पर मसरूर हुआ। मेरा ये मतलब नहीं था काका कामिल आगा। वो लब बीच गई। कामिल के जिसारते इसका दम निकलने को था। तो फिर तुम अपना मतलब समझाओ या फिर मुझसे अपने हाथों मेहंदी से अपना नाम लिखवाओ। फैसला कर लो जल्दी से, वरना ऐसा ना हो कि मैं खुद ही कोई मायने आखिर कर लूँ। तो गोया वो इसके हाथ से हिना रखना चाहता था। कैसा बंदा था वो, महमल की हर खुशी का बिन का ख्याल रखने वाला, ज़ाहिर न करने वाला, मगर दिल में एहसास करने वाला। लेकिन महमल थी कि इसकी सोचों तक तो क्या रसाई पाती। वो तो खामखा की बदगुमानियाँ कामिल को लेकर दिलों में परवान चढ़ा बैठी थी। अगर कोई और लड़की इसकी जगह होती तो इस कदर एहसास करने वाले शौहर का साथ पाकर खुदा के हुज़ूर सर शुक्र से न उठाती। मगर महमल अभी इस कैफ़े से कोसों दूर थी, या फिर शायद वक़्त व हालात ने इसको इंतहा ज़्यादा संगदिल बना डाला था। कामिल को एक पत्थर को मोम करना था। अब अगर तुम बोई से मेहंदी लगवा लेती तो मेरी लगाई मेहंदी किससे छुपानी ना पड़ती। वो अब इसके हाथों का जायज़ा ले रहा था बड़ी फुर्सत से। महमल के घराने लड़ने झगड़ने की परवाह किए बगैर से महमल के सुर्ख़ व सफ़ेद हथेली के दरमियान दिल बना के बड़े मज़े से अपना और उसका नाम लिख डाला। मैं इस मेहंदी को मिटा दूँगी अपने हाथों से। मेरे नाम की मेहंदी इतनी आसानी से नहीं मिटेगी, बल्कि अब जब ये मिटने वाली होगी तब मैं खुद उसकी दोबारा से सिनाई कर दूँगा। विमल, तुम और तुम्हारे हाथों पे रचने वाली मेहंदी मेरी कमज़ोरी है। वो इसके गाल को थपथपाता रूम से जा चुका था और वो थी बेख़्याल में अपने हाथों को तके चली जा रही थी। मैं सलमान वल सलमान अहमद आपको कामिल हैदर खान वल निशान हैदर खान के निकाह में बज़ हक़ महर बिलाल और कशमाला के निकाह के बाद जब महमल के सामने निकाह खां ने निकाहनामा रखा था, महमल ने खामोश से नज़रें इर्द-गिर्द दौड़ाई थी। सामने अपने घरवालों के खुशबाश चेहरे देखकर दिल में थोड़ा सुकून पैदा हो कि चलो अपने अज़ीज़ रिश्तेदारों के तो काम आई। इनकी खुशियों का तो बाज़ बनी, फिर वो चाहे ये सौदा इसकी ज़ात का ही क्यों ना हो। निकाह ख्वाह अब दूसरी दफ़ा दोहरा रहा था। मजना ने महमल के लट्ठे की मानद सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर इसके सर पे दस्त शफ़क़त रखा और जगह बना के इसकी पास सोफ़े पे बैठ गई और बहुत आहिस्ता से इसका हाथ दबाया था। महमल ने दजीदा नज़रों से अपनी बड़ी अम्मी को देखा था। नहीं, नहीं। महमल ने दजीदा नज़रों से अपनी बड़ी अम्मी को देखा था। नहीं, नहीं, नहीं। इसका दिल चीख-चीख के गवाही दे रहा था। महमल, बेटे साइन करो। फुरकान खान की आवाज़ बिलाल और कशमाला के दरमियान से गूंजी थी। महमल ने भाई की खुशी के लिए लरज़ते हाथों से कदम थामा। दिल में धम-बेल हो रही थी। महमल के सीने में अशर बरपा था। इसे नहीं मानते इसने किस तरह साइन किए थे निकाहनामा नामे पे। बस याद था कि तो इतना कि साइन करते वो फूट-फूट कर रोई थी। आज वो कामिल के नाम हमें हमेशा के लिए लिखती गई थी, मगर दिल तक कि किसी तौर पे सुकून होने का नाम नहीं ले रहा। ढेर सारी रस्मों के बाद इसको कामिल के रूम में पहुंचा दिया गया था। आखिर को दुनिया दिखावा भी तो कोई चीज़ थी हवेली वालों के लिए। दुनिया के सामने हवेली की वाह-वाह हो गई थी कि हवेली के आगा सरदार की बीवी एक कमी कमीन में से थी। मजना के जाते ही वो बेड से उतरी थी और जल्दी ड्रेसर के सामने जाके जूली नोचने के अंदाज में उतार के दराज में फेंकती चली गई। सामने वार्डरोब में से अपने कपड़े तलाश करके एक कॉटन का जोड़ा लेकर वो वॉशरूम में जा घुसी थी। इस बात की परवाह किए के कामिल की जज्बात एहसास कर वो अपने हाथों का गला घोट रही थी। कुछ देर बाद वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर निकली। काले रंग के लिबास को ज़ेब तन किया और इस वक्त मुकम्मल शौक का समा पेश कर रही थी। दरवाज़ा खोलकर वो जैसे अंदर दाखिल हुआ, मेमन को सादा से कपड़ों में देखकर भौंचका रह गया। इससे पहले मेमन इसके कमरे में आने के बाद स्टडी रूम में रवाना होती हुई तेज़ी से लंबे लंबे डग भरता इस तक जा पहुंचा था। वो तरा के निकलना चाहती थी, मगर कामिल इसके सामने किसी मजबूत चट्टान की तरह मानद आ खड़ा हुआ था। रास्ता छोड़े मेरे। इसकी साइड से निकलना चाहा, मगर कोशिश बेसुध रही। तुम्हारे तमाम रास्ते मुझ पे ही शुरू और मुझ पे ही आकर ख़त्म होते हैं महमल। वो मुस्कुराए अपनी नई नवेली दुल्हन के तपे तपे चेहरे को देखकर। आपने ज़बरदस्ती मेरी मंजिल का रुख अपनी तरफ मोड़ा है। अब मैं एक भटकी हुई मुसाफिर हूँ। एक दफ़ा फिर से फ़रार की कोशिश की, मगर अब की बार कामिल ने इसके और अपने दरमियान हाथ भर का फ़ैसला भी ख़त्म कर दिया था। अब कहो क्या कह रही थी? वैसे सुना कि तुम आज हमारी खुशी के निके के वक्त बेहोश होने वाली थी। वो इसके कमर के गिर्द बाजू हमाइल करके शरीर लहजे में गोया हुआ था। महमल की पेशानी पे सलवटें नमदार हुई, मगर वो परवाह किसको थी भला। वो तो बस गहरी निगाहों से उसको देखने में मसरूफ़ था।
वैसे तो तुम्हें सुन आज के दिन मेरे इंतज़ार में नज़रें बिछाए सुर्ख जोड़ा ज़ेब तन किए मेरी सज़ा दी चाहिए थी, मगर तुम इस शौक की अलामत बुढ़ी रूह क्यों बनी फिर रही हो। वो काले कपड़े में मलबूस थी, वो अब कड़े तेवर लिए मेमल से इस्तफ़ार कर रहा था। वो फिल वक्त इसके किसी भी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं थी। इसको बस कामिल की बढ़ती हुई कुर्बत से रिहाई मंसूर थी। मेरा तो ख़्याल है कि आज खासी गरज चमक के साथ बरसात का इम्कान है, मगर यहाँ तो बूंदाबांदी के भी आसार नहीं। काफ़ी कामिल ने इसके कान से बेहद करीब जाकर सरगोशी की थी। महमल का दिल उछलकर हलक में आ गया। कामिल, ये तो आज जैसे महमल की किसी बात का असर नहीं हो रहा था। आज तो ईमानदारी से बेईमानी करने का हक बनता है यार मेरा। वो इसकी चुप तोड़ने पे बच था, मगर दूसरी तरफ तो जैसे गहरा सुकून तारी था। कामिल ने गहरी सांस ली और कुर्ते की जेब से कुछ निकालने लगा। महमल ने अब एक दफ़ा फिर से मजम्मत करने की अपनी सी कोशिश की थी, मगर एक हाथ से कामिल ने गिरफ्त और भी मजबूत कर डाली और हंस दिया, यूँ जैसे कोई किसी की नादानी पे हंसता है। तुम भूल रही हो कि मैं तुमसे पे हर किस्म का हक रखता हूँ। सुर्ख नीली बॉक्स में से कामिल ने एक रंगीन और जड़ा ब्रेसलेट निकाल कर महमल के उल्टे हाथों की कलाई में पहनाया, जिसे महमल बगैर किसी मजम्मत के पहन लिया। ये तुम्हें अच्छा लगा हो या नहीं, मगर जब तक मेरी सांसें चल रही तब तक ये तुम्हारे हाथ में रहना चाहिए। अजीब दोस्ती भरा लहजा था, ये धमकी थी या ख्वाहिश वो समझ न सकी। कामिल उसको एक झटके से छोड़कर वार्डरोब की तरफ बढ़ा था, मगर फिर एकदम कुछ याद आने पर वापस पलटा। मेरा ख्याल है कि आज के रात के तमाम तकाज़े तुम बखूबी जानती होगी, अगर नहीं भी तो इल्म होगा तो मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ, फिर डिटेल में समझा दूँगा। इससे पहले तुम ये अपना हुलिया दुरुस्त कर लो। वो इसके सरापा पे एक भरपूर नगार डालता वापस वार्डरोब की तरफ बढ़ गया। जबकि मेमल इसके वॉशरूम जाती ड्रेसिंग टेबल की दराज में बड़ी फुर्ती से न जाने क्या तलाश कर रही थी। वो ड्रॉस में कोई डेंजरस चीज़ ढूंढ रही थी अपनी हिफाजत के लिए, मगर सिवाय नील कटर के अलावा कुछ भी हत्थे न लग सका। हो गई तलाशी। वैसे राज की बात बताऊँ तो कसम से मेरा किसी के साथ अफेयर नहीं है। तुम्हें मेरी वार्डरोब ड्रॉस में से तो मैं बस तुम्हें यही मिल सकता है। कामिल ने इसकी पुष्प पे थोड़ी टका के एक हाथ से इसके सार में लिया और जबकि दूसरा से नील कटर लेकर दूर उछाला था। वो टॉवल लेने वापस बता था, मेमल को कुछ ढूंढने में मसरूफ पाकर बगैर इसके काम में रुकावट डाले सीने पे हाथ बांधे तमाम तर कार्रवाई मुलाजा फरमा रहा था। स्लीपिंग पिल वो लेता नहीं था, गलती से पिए और जाना की वजह से कोई भी खतरनाक चीज़ भी नीची जगह पे नहीं रखता था। छोड़े मुझे, क्या ये बच्चों जैसी हरकत है? बड़ों जैसे काम ही कर रहा हूँ मेरे ख्याल से। अब तुम बच्ची बन रही हो। वो गंभीर लहजे में कहता इसकी सुराही उतार गर्दन पे अपने दैखते लब रख चुका था। फिजा में मोहब्बत गिर रही थी। एक अजब से जादू 400 फैल रहा था। कैसी मुश्किल में फंस गई थी जान। कैसा बुझाला गया था जज्बात के तलतुम में समझ न सकी अपनी खुद की कैफियत को। तेज़ होती धड़कों ने शोर मचा दिया था। इसका नाजुक सरापा कामिल की वल्हाना किर्फ में चल रहा था। नरम गरम सांसों की तपिश ने जैसे महबूब को जिसार डाला था। इसकी जान फना होने को थी। इसी लम्हे मजम्मत कैसी बेमानी लग रही थी। वो जुनून हशर उठा देने को था। कामिल आगा जान, माँ मुझे जाना बुला रही है। वो सोई की नहीं। इसकी जिसारतों से बौखलाकर वो बोल उठी थी। इसकी अब रिहाई मुमकिन ना लग रही थी। अपनी ही कामिल को इसको बेबस करने के लिए दर पे था। मैं भी तो अब तुम्हारे बिन अधूरा हूँ। जाना का बाप भी तो तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। सो डियर मैं भी। वो इसका रुख अपनी तरफ मुड़ गया था। महमल की उठती गिरती लजरती पलकें इसके सभी चेहरे को हया के खूबसूरत रंगों में ढाल रही थी। वो मबूस सा रह गया। महमल की जान हवा होने लगी थी। कामिल की जिसारतें लम्हा लम्हा महसूस करके कितना खौफ उतर आया था इसके चेहरे पे। वो इसके चेहरे के हर एक जाविये को पढ़ सकता था, मगर इस वक्त महमल के होश रुबा हुस्न के आगे हथियार डाल चुका था, या फिर शायद आज की रात वो इसको अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाने का फैसला कर चुका था। पेशानी से गुजार लबों तक शहादत की उंगली से एक सरात बनाई थी। वो उसके करीब था, बेहद करीब। कामिल की कुर्बत में इसके वजह को जैसे झुलसा देने में आमादा थी। सारा वजह जैसे ममल की गिरफ्त में कैद हुआ शल होने को था। मोहब्बत ज़िंदगी और बेशक ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है। मम्मी वो उसको समझा रहा था, जानता था कि वो इससे खफा है। मुझे कुछ वक़्त चाहिए, मैं अभी खुद को इस रिश्ते के हकूक़ की अदायगी के लिए तैयार नहीं कर पाई। मुझे खुद को आमादा करने दे, समझने दे कि वक्त बदल चुका है। एहसासात को तब्दील होने में वक्त लगेगा कुछ। मैं समझौता करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं मैं समझौता करने के लिए खुद को तैयार कर रही हूँ, लेकिन फ़ौरी तौर पे मैं आपकी गुर्बत और लम्स की वतनी नहीं हो सकती। लहज़ा महमल का लहज़ा कतई था। हर किस्म के जज़्बात व एहसास आ रही वो कामिल को समझने की कोशिश नहीं कर रही थी, या फिर सिरे से समझना ही नहीं चाह रही थी। वो नादानी नहीं ये भूल बैठी थी कि वो एक ऐसे बंदे को काट रही थी जो कि इसके लिए जीता था और इसी के लिए इसकी सांसें चल रही थी। मेरी मेरी गुर्बत तुम्हें तकलीफ़ दे रही है मैमी, क्या तुम मुझसे रिहाई चाहती हो? कामिल का लहज़ा चाहते हुए सख्त हुआ। महमल ने जिस तरह से अपना आप छुड़ाया आया था, वो इस किस्म की उम्मीद नहीं कर सकता था। एक तरह से महमल ने इसको रद्द किया था, इसके जज़्बात की तौहीन की थी। सीधे-सीधे वो कामिल की अना को मजबूर कर गई थी, मगर सामने भी कामिल था जिसकी बर्दाश्त हद से सवा थी। अगर कामिल की जगह कोई और होता तो उसका हशर बिगाड़ देता, मगर कामिल तो सिरे से था ही इसी का। इसके इसके लिए इस रिलेशन से ज़्यादा इसकी खुशी अज़ीज़ थी, मगर महमल को एहसास दिलाना भी इसके लिए ज़रूरी था। ज़िंदगी मोहब्बत से गुज़रती है महमल, याद रखना, और दूरियाँ बदगुमानियों को खामख़ाम दिल में जगह मत दो। मैं बदगुमान
बदगुमान नहीं हूँ। मैं जो जो भी सोच रही हूँ, समझ रही हूँ, सब सोचने के लिए मुझे आपने मजबूर किया है। इस वक़्त बहस नहीं करना चाहती। मुझे कुछ लम्हों के लिए सुकून चाहिए। बदगुमानी इतनी ही रखना जितनी कि रिश्तों को कमज़ोर करके तोड़ना तोड़ना सीखे। तुम्हारे पास ज़्यादा वक़्त नहीं है। इसको मेरी तरफ से छोटी-सी मोहलत समझो और जितनी खुद को इस रिश्ते के लिए तैयार करोगी तुम्हारे लिए बेहतरी है। मैं बंदा बशर हूँ, किसी वक़्त भी स्वयं बहक सकता हूँ, फिर तुम मुझे समेत मेरे वजूद को राहत पहुँचाने का बाइस हो खुदा की तरफ से। वो कहकर रुका नहीं तो और अपने स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। मैं साथ चलूँ तुम्हारे अंदर आस्ताने में वो उतर रही थी जब जाबिर ने कुछ मोहताज से लहजे में गाड़ी का इंजन बंद करते हुए कहा। वो हरगिज़ क़ब्ल अज़्व अपने अंदर पैदा होते नया एहसास वफ़ा के सामने ज़ाहिर नहीं करना चाहता था। वजह सिर्फ़ ये थी कि वो अपने आप को कुछ वक़्त देना चाहता था क्योंकि इससे पहले भी जाबिर की ज़िंदगी में काफ़ी लड़कियाँ आई थी और गई थी मगर वफ़ा को लेकर वो शायद मुख्तलिफ़ पहलू पे सोच रहा था। वो इसको अच्छी लगने लगी थी मगर अभी वो अपने आप को टटोलना चाह रहा था कि आया ये मोहब्बत है या फिर ये भी कुछ ही दिन की दिल लगी थी इसके लिए। वफ़ा जैसी जीदा लड़की इसके दिल को पूरी तरह से भाग गई थी। नहीं मैं चली जाऊँगी और फिर मुझे पता नहीं है कितनी देर लगेगी। आप ख़ामख़ा मेरी वज़ह से परेशान होंगे। वो जल्दी से गाड़ी से उतरी और चेहरे को एक दफ़ा फिर से निकाब में अच्छी तरह लपेटा। यार परेशानी कैसी? तुम मेरी दोस्त हो फिर हमारी मेहमान हो, इतना तो मेरा हक बनता ही है। वो वफ़ा के चेहरे को चोर नज़रों से देखकर मुस्कुराया। इस लड़की ने इस जैसे संग दिल को सरतापा तब्दील कर दिया था। वो अब वो नहीं रहा था पत्थर दिल आहिस्ता-आहिस्ता मोम हो रहा था। जाबिर मैं आपको एक बात कहूँ, आप मुझे यहाँ पर रहने वाले तमाम मर्दों से बहुत मुख्तलिफ़ लगे। वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि हर किसी ने मुझे यहाँ मज़ार पे आने से रोका, लेकिन आप मेरा साथ दे रहे हैं। मैं जानती हूँ आप कहीं न कहीं मुझे प्रोटेक्शन भी फ़राहम कर रहे होंगे, जो मेरे इल्म में लाए बगैर आपने अपने कुछ मुलाज़िमिन को मज़ार के इर्द-गिर्द मेरी हिफ़ाज़त के लिए खड़ा कर रखा है। वो संजीदगी से कहते हुए अब हल्का-सा शौक़ हुई थी, जैसे जाबिर की प्यारी-सी चूड़ी पकड़ जाने पे ख़त उठा रही थी। तुम्हें कैसे पता? वो हैरान ही तो रह गया था कि वफ़ा ये बात जानती है कि वो उसको तना छोड़कर नहीं जाता। इसने मज़ार के इर्द-गिर्द अपने चंद मुलाज़िम खड़े कर रखे थे जो मुस्तकिल वफ़ा की इबादत के लिए तैनात कर दिए गए थे इसने, मगर ये बहुत राज़दारी से किया था। इसके बावजूद वफ़ा इससे बात से बाख़बर थी। वो क्या है ना कि शरीफ़ तो मैं बचपन से ही हूँ मगर अपने साथ शरारत तो मैं चीते को भी नहीं करने देती। वफ़ा ने फ़ख्री अंदाज़ में फ़र्ज़ी कॉलर झाड़े। आहा! वो क्या है ना, अब मैं दिलों पे हुकूमत करना चाहता हूँ, बहुत कर ली जागीरदारी। वो खसियाहट छुपाता गहरी नज़र से वफ़ा को देखता गाड़ी उड़ा ले गया। सच अ नाइस मैन। वफ़ा बड़बड़ाई थी और जाबिर की गाड़ी नज़रों से ओझल होने के बाद वो लम्हा ज़ाये बगैर अंदर की तरफ बढ़ गई। आज हर सूरत में इसको पीर साहब का रुख रोशन का दीदार करना मतलूब था। इसने शुक्र का साँस लिया क्योंकि आज इसको पप्पू कहीं भी नहीं दिखाई दिया था। इसकी वजह से आज वो कशमाला का अबाया पहनकर आई थी ताकि इसकी या फिर किसी की भी नज़रों में ना आ सके। वफ़ा 40 के करीब तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ती अंदर बने बड़े से कमरे में जाकर कतार में ठूसा-ठसा के बड़ी मुश्किल से जगह बनाकर आकर बैठ गई, जहाँ पहली ज़मीन पे लातादाद औरतें बैठी अपनी-अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। वफ़ा ने बेयकीनी से पहलू बदला, वहाँ मौजूद औरतों में हर तबके की औरत मौजूद थी। अमीर, गरीब, अनपढ़ व तालीम याफ़्ता। वो एक ऐसा कमरा था जिसकी छत पर टीन की चादरें पड़ी हुई थी और चारों तरफ बड़ी-बड़ी दीवारें खड़ी की गई थी। इन बड़ी-बड़ी दीवारों में बड़े-बड़े दर बने हुए थे जो रंग-बिरंगी झंडियों और फटे पुराने दुपट्टों से सजे थे। एक तरफ कतार में छोटे-छोटे नुमा कमरे बनाए गए थे जहाँ ग़ालिबन कब्रें मौजूद थी क्योंकि इधर इन कब्रों में भीड़ इतनी थी कि वफ़ा को अंदर का मंज़र साफ़ नज़र नहीं आ रहा था। सस्ते तरीन अतर और गुलाब की इंतहा से ज़्यादा तेज़ खुशबू वफ़ा के सर में दर्द पैदा कर गई थी। अस्तग़फ़िरुल्लाह मेरे रब तू मेरा ख़ात्मा ईमान की हालत में फ़रमाना और मेरे लबों पे जान करने के वक़्त मेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और कलमा शहादत हो। मेरे मालिक तूने मुझे शिर्क से बचाना, शिर्क करने वालों का परछावा तक मुझ पे ना पड़ने देना। मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशक तेरे सिवा किसी को इख्तियार नहीं बिगड़े काम सँवारने का। बेसख्ता इसके लबों से इस्तिग़फ़ार अदा हुआ। इसको अफ़सोस ने आ घेरा था कि लोगों के इस कदर कच्चे अक़ीदों को देख के यही वजह थी कि हम मुसलमानों के खुदा की तरफ से बड़ी-बड़ी आफ़तें नाज़िल होती हैं क्योंकि हम शिर्क जैसा गुनाह बड़े धड़ल्ले से खुलेआम करते फिरते हैं। नाउज़ुबिल्लाह। वो आस्ताने का जायज़ा लेती का एकदम एक कोने से उठते शोर की तरफ मुतवज्जो हुई। एक 8 से 10 साला उम्र की बच्ची पे हाल आ रहे थे। उसको ज़ंजीरों से बाँधने के बावजूद 2 औरतों ने झगड़ा हुआ था। इस मासूम बच्ची को शायद कोई नफ़सियाती दौरा पड़ा था, जिसको वो दोनों औरतें हॉल का नाम दे रही थीं और ज़ोर-ज़ोर से चीखने में मसरूफ़ थीं। आओ हाओ मोकल की आवाज़ सवारी आ गई। सो बीबिया इससे लोग बीबी का झूठा अपनी-अपनी बोतलों में भर लो। वो मुर्दानियाँ जल्दी ज़बरदस्ती इस बच्ची के लबों से पहले से पानी से भरी प्लास्टिक की छोटी-छोटी बोतलों को इसके लबों से लगाकर पानी को झूठा करती और बोतल बच्ची की झोली में पैसे डाल के जाने वाली औरतों को पकड़ाकर चलता करती, ये कहकर बीबी दुआ देगी। क्या ये लोग पागल हैं या बेवकूफ़ जो इस बच्ची की हालत को समझ नहीं पा रहे कि वो बीमार है? निरी जाहिलत है ये तो।
वो फँस सकते हैं कि आलम में बड़बड़ाई, मगर इसकी बड़बड़ाहट इतनी ऊँची ज़रूर थी कि वहाँ मौजूद इसके बाजू से चिपकी एक औरत ने इसको ठुका दिया, जो बजाय तालीम याफ़्ता मालूम हो रही थी। जी फरमाइए। वफ़ा ने सवाली नज़र से औरत को बेरुखी से घूरा और हर गैर को मुँह लगाने की कायल हरगिज़ न की। चेहरे पे इस पल इसके वाज़ेह नागवारी रकम थी। ये लोग पागल नहीं, इस बच्ची से घबराहट बिल्कुल महसूस मत करना करो बेटा। इस बच्चे के पैदा होते ही इसकी माँ चल बसी, फिर एक दिन बाप ने दूसरी शादी कर ली। इसकी सौतेली माँ इसको नौचंदी जुमेरात की रात एक दिन इस दरगाह के दूसरे हिस्से में बने कब्रिस्तान में आधी रात को छोड़ गई। बस इस रास्ते आज तक ये हर चंदी जुमेरात को इस बच्ची पे जन्नत की सवारी आती है। वफ़ा महज़ का hunगारा भरा, मगर इसका दिल चाहे किसी औरत की सवारी ले जाकर पागल खाने पहुँचा दे। मगर वक़्त का तकाज़ा था कि इसको इस वक़्त बहुत तहम्मुल का मुज़ाहरा करना था। न जाने क्यों वो औरत इसको मशहूस लगी थी। तुम बताओ बेटा, तुम यहाँ क्यों आई हो? अब वो औरत चेहरे पे हमदर्दी सजाए वफ़ा से किसी मौहसिन की तरह मुँह दरियाफ़्त कर रही थी। बस क्या बताऊँ मैं आपको आंटी, मेरा शौहर बहुत ज़ालिम है, मुझ पे बेतहाशा ज़ुल्म करता है। वफ़ा ने भला के मासूम चेहरे पे जारी की इस औरत के सामने अपना दुखड़ा रोया, जिसे औरत वहाँ मौजूद यही कर ही रही थी। चीज़ें फिर तो सास नंदे भी होंगी। अब वो औरत बाकायदा वफ़ा से हर एक बात हमदर्दी की लपेट में पूछ रही थी। इस औरत के हर सवाल का जवाब वफ़ा आम सही दे रही थी, मगर इसके दिमाग की हार्ड डिस्क में एक-एक सवाल फ़ीड हो रहा था जवाब के साथ। वफ़ा को बेहद हैरत हुई इस औरत पे, जो अब वफ़ा को पीर साहब की मौज़ा बयान करने तक नहीं थक रही थी। ताज्जुब तो को वफ़ा को इस बात पे हुआ कि इधर तमाम औरतें तकरीबन वहाँ की इलाक़ाई ज़बान बोलने वाली थी, या फिर वहाँ चंद औरतें ऐसी ख़ास ऐसी थी जो बात-बात की ज़बान जानती थी। वफ़ा को काफ़ी हद तक तमाम खेल समझ आ चुका था, बस इसने चाल चलनी थी। लगता है मुझे अब चलना चाहिए, क्योंकि मुझे आज ज़ियारत के लिए निकलना, देर ना हो जाए। वो ऐसे बोली जैसे अब जाने खड़ी हुई हो। उठ खड़ी हो। अच्छा तुम आओ, मैं तुम्हें जल्दी से किसी तरह पीर साहब तक पहुँचाऊँ। औरत ने जल्दी से अपनी खिदमत पेश की। वाक़ई आंटी, मगर आप कैसे? वफ़ा की ज़बान कलबलाई। अरे बेटा, बचपन से इधर से अपने बाप के साथ कराची से आती रही हूँ पीर साहब के पास, मसलों की पोटली ली। अब तो काफ़ी हद तक जान-पहचान हो गई है। वो औरत को घुटनों पे हाथ रखकर उठ खड़ी हुई। अरे रहने दें आंटी, आपका वक़्त बर्बाद होगा। आपको भी तो पीर साहब से दम तो कराना होगा ना। नहीं, नहीं बेटा, मैं तो पहले दम करवा आई हूँ। अब तो कुछ देर यहाँ बैठूँगी, बड़ा सुकून है इधर दिल को। चलें फिर, बेहतर है। वो फिर कुछ ही मिनटों के बाद वो पीर साहब के सामने थी। इस औरत की मेहरबानी से वो एक दरमियाने साइज़ का कमरा था, अगरबत्ती और इतर की तेज़ खुशबू से महकता। वफ़ा को लगा जैसे इसके असाब कुछ पुरसुकून हुए, वरना बाहर तो पसीनों की बिप्पों से उड़ती बू और शोर-शराबा ने इसके असाब शल कर डाले थे। वो चंद लम्हे के लिए गहरा साँस लेती अपना दिमाग वापस ठिकाने पे लाने की कोशिश करने लगी, जब जाली का सफ़ेद पर्दा साइड पे होने की रैंकिंग चेयर से इसे पीछे पलट कर देखा, जहाँ तख्त पे पीसा सफ़ेद कर्फ़दार लट्ठे के कपड़ों में मलबूस सर पे हरा साफ़ा पहने, हाथों में बड़ी-बड़ी तस्वीरें लिए लबों से कुछ पढ़ते हुए वफ़ा को बैठने का इशारा करने लगे। सामने एक ट्रे में वज़ाइफ़ की किताबें, पानी और छोटे बाउल वाले वही डिब्बे मौजूद थे जो वफ़ा के हाथ लगे थे, और वो लड्डू थोड़ा-सा खाते हुए रात को 9 बजे ऐसे सोई कि दिन के 2 बजे उठी। लड्डू का भेद तो खुल चुका था, बस अब पानी बाकी था। वफ़ा आलती-पालती मारकर अदब से होकर बैठ गई, जैसे इससे ज़्यादा पीर साहब का कोई मुरीद ना हो। पीर साहब, मैं बहुत परेशान हूँ। नज़र झुकाए गमगीन लहजे में गोया हुई। जानता हूँ, हमें सब मालूम है। पीर साहब ने इसकी बात काटी और कुछ इस अंदाज़ में गोया हुई जैसे ग़ैब का इल्म रखते हों। तेरी सी छोटी-छोटी पर्ची पे कुछ लिखने लगे। ये लो ये तावीज़ और ये पानी और लड्डू, इनको किस तरह इस्तेमाल करूँ पीर साहब? वो बिला के मासूमियत तारी करके बोली। तावीज़ रोज़ाना रात में आधी रात को जलाओ। इसकी खाक अपने शौहर की चाय में डाल देना, और ये जो पुड़िया नमक तावीज़ है ना, इनको शौहर के जूते से हर जुमेरात वाले दिन असर और मग़रिब के दरमियान 7 जूते मार कर कहना कि मेरे शौहर पे जादू ख़त्म हो, और बस इसका दिल और दिमाग मेरा हो। और फिर जुमेरात की आधी रात को हर सूरत तुम वो तावीज़ इधर ही आकर दरगाह की पिछली तरफ मौजूद कुएँ के पानी से ठंडा करके दफ़ना देना। इधर ही याद रहे, पीछे मुड़ के मत देखना, वरना पढ़ाई जो मैं करूँगा तुम्हारे शौहर और तुम्हारे माबेन मोहब्बत पैदा करने के लिए सब उल्टा हो जाएगा। और हाँ, ये पानी और लड्डू तुम अपने शौहर को हर जुमेरात पिलाना। उसका झूठा पानी और लड्डू घर से खाए बगैर मत निकलना। तो क्या मेरे शौहर पे जादू हुआ है? वो वफ़ा अपनी एक्टिंग पे खुद को दाँत दिए बगैर ना रह सकी। ऐसा-वैसा काला जादू है बच्ची, तुम्हारे कंघी से बाल निकाल कर किसी हिंदू की कब्र में दफ़न किए गए हैं, ताकि तुम कभी अपने शौहर की ना हो सको। पीर साहब ने भारी लहजे में सुरमा लगी आँखों को मज़ीद बड़ा करके कह रहे थे, किसने किया है पीर साहब ये जादू? वो रौंदसी आवाज़ में बोली। अंदर से इसका दिल ठाठे मारकर हँसने को था। बस ये हम नहीं बताएँगे, मगर बहुत करीब का है करवाने वाला। अब ज़रा अपना निकाब खोलो, हमें दम करना है तुम्हारे चेहरे पे, ताकि तुम जब शौहर के सामने जाओ तो वो दीवाना हो जाए। अब वफ़ा सही मानों में बौखलाई थी। इस मनहूस फ्रॉडिया के सामने अपना चेहरा किसी पल भी खोलने को तैयार नहीं थी। अभी वो उलझन में थी, किसी कोई पैगाम पीर के कान में आके दिया, और वो उठकर
खड़े हुए, तुम जाओ बस जो कहे वैसा करना। वो जल्दबाजी बाजी में बोले, जी बेहतर मगर आपने दम करना था, वफ़ा का एतमाद भालूँगा। इनको होटल पर में जाता देखकर हाँ, हाँ, आओ। उन्होंने निकाह पे फूँक मार दी और अंदर बने खुफिया कमरे में रवाना हो गए। वो बाहर जैसे निकली, पीर साहब की दरगाह से इसको लगा जैसे पीर साहब काली चादर में कब्रिस्तान के अंदर बड़े हैं। वो बगैर आहट के कब्रिस्तान के बाहर बैठे गुलफरोश से कुछ फूल लेकर कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुए। असर का वक़्त होने वाला था और फिर सर्द शाम में मतलब वैसी जल्दी रात को गले से लगा लेती थी। लेकिन वो इस वक़्त किसी की परवाह किए ये ज़ाहिर करती रही जैसे कोई कब्र तलाश कर रही हो। पीर के पीछे-पीछे होली। पीर साहब एक कब्र के पास जाके रुके थे, फिर देखते-देखते वो कब्र चाकू और पीर साहब इसके अंदर थे। अभी वो हैरत और बेयकीनी से खौफ के मारे चीख रही थी जब किसी ने इसकी आँखों और लबों पे हाथ रखकर इसको दबोचा। सुबह महमल की आँख अपने वजूद पे दबाव से महसूस करके कुल्ली से ने पट से आँखें खोल दी। कामिल इसको किसी गाँव तकिए की तरह दबोचे सोया हुआ था। अभी ये झटका ही काफ़ी ज़ोर से लगा था कि कामिल की आँखों में थी, मगर इसके बाद तो जैसे इसकी नज़र कामिल के चौड़े सीने में पड़ी। इस लम्हे तो जैसे इसकी रूह ही फना हो गई थी। ये देखकर कामिल की बगैर शर्ट ज़ैब तन के बड़े मज़े से खौफ और खरगोश के मज़े लूट रहा था। महमल ने बगैर आहट किए इसके पास से चुपचाप उठना चाहा। जब कामिल ने कसमसा के मज़े इसको खुद में जकड़ा, अपना सर इसके बालों में कुछ पा गया। गहरी नींद में वो सोया हुआ किसी की सांसों को बुरी तरह से उथल-पुथल कर चुका था। महमल का नफ़्स इसकी इंतहा से बड़ी कुर्बत को महसूस करके लम्हों में बिगड़ा था। वो वहीं बगैर नींद की वादियों में मदहोश है, शायद ख्वाब में अपनी ज़ौजा मोहतरमा से अठियाँ करने में मगन था, क्योंकि जागते में रोमांस तो दूर की बात, महमल किसी चील की तरह खुद की हिफाजत कर रही थी। जहाज़ साइज़ बेड पे ब्राइडल डीप मैरून बेडशीट, शकन आलू बेडशीट, गुलाब मोतियों और नेट से सजी सेज कारपेट पे बिछी गुलाब की पत्तियाँ और हार्ट शेप के गैस ब्लाउज़ को रंग-बिरंगे रिबन्स लगा के इससे छत को आर्टिस्ट अंदाज़ में सजाया गया था। बेड पे बिखरी गुलाब की पत्तियाँ और क्रिस्टल में जलती मोमबत्तियाँ इस तज़ाद तबरीज़ पर्दे जो रोशनी की एक किरण को भी कमरे में झाँकने नहीं दे रही थी। भीनी जो खुशबू बेडरूम की फ़िज़ा में रची हुई माहौल को कुछ और भी फसोख़ैज़ और रोमानवी बनाने में पेश थे। सुबह के 8 बजे थे, मगर कमरा ऐसा मंज़र पेश कर रहा था जैसे आधी रात ही बीती थी। सुबह होने में कई घंटे बाकी रहते हों। महमल से अब मस्जिद कामिल को जिस साल देने वाली कुर्बत को बर्दाश्त करना दूभर हो रहा था। वो तो रात में यही समझी थी कि कामिल स्टडी में चला गया होगा सोने, और वो इत्मीनान से ये सोचकर सो गई थी कि अब खतरा टल चुका है। थकन के बाद रात एक दफ़ा भी इसकी आँख ना खुली, और अब जब वो बेदार हुई और सूरत हाल को बिल्कुल उलट देखकर जैसे भौं सा के ही तो रह गई थी। मैंने हिम्मत करके एक दफ़ा फिर कोशिश की खुद को सितमगर की गिरफ्त से रिहाई दिलवाने की, मगर हर कोशिश बेसौध, बल्कि अब तो वो ज़ोर आज़माई करके अभी निढाल सी हुई इसके सहारे में दम से लेट चुकी थी। मज़े साक़त ही नहीं रही थी इस मसू तवाना मर्द से खुद को छुड़वाने की। अपनी बेबसी पे महमल की आँखों से 2 मोती लड़क कर कामिल के कशादा सीने में कई जग से चुके थे। बस इतनी सी हिम्मत थी। वो नाज़ुक सी लड़की हाँ कर जब चुपचाप से सिकुड़ कर सिमट के इसकी आँच देती, गुर्बत को बर्दाश्त करने में मजबूर थी। कमरा शदीद ठंड होने के बाद इंतहाई सर्द हो रहा था, और वो थी कि इतनी ठंडा देने वाली सर्दी के बावजूद पसीने में शराबुर। आप उठे हुए थे कामिल आगा? इस वक़्त महमल की जैसे बेसुध जवाब दे चुकी थी, वरना कोई और वक़्त होता तो इस कदर बज़ल ना हो रही थी, मगर इस वक़्त तो जैसे इस पे शर्म और हया के बाद ख़वत और बौखलाहट सवार थी। तन मन से कुछ और भी बिगड़ा था, जबकि कामिल इसकी गैर होती कैफ़ियत महसूस करके ख़ासा महफ़ूज़ हो रहा था। मैं तो तब से उठा हुआ जब से तुम गहरी नींद सो रही थी। तुम्हारी मासूम गुर्बत में भला कोई बेवकूफ़ी हुआ नींद को लगे लगाए, और फिर तुम तो वैसे भी कल मुझ पे और मैं तुम पे हलाल हो गए थे। क्या ख़ैर है, मौका भी है, दस्तूर भी है, गिरा दे पर्दे और मिट जाए नूरिया। तुम बूँद-बूँद मुझ पे अपनी मोहब्बत की बौछार कर दो। तुम जो बिखरोगी तो मैं तुम पे अपनी शिद्दत की बरसात कर दूँ। कहो इजाज़त है। कामिल ने इसकी पेशानी को अपने लबों से चूमता इसकी थोड़ी को ज़रा ऊँचा करके मखूल लहजे में गोया था, क्या मैं एक बेजान गुड़िया हूँ? नहीं, तुम मेरी गुड़िया हो, जो मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा अज़ीज़ है। तो इसका मतलब है मैं वाक़ई एक गुड़िया हूँ जिसे आप खेल कर तोड़ देने का अज़्म किए बैठे हैं। वक़्ती जज़्बात के रेले की ज़द में आके मैं आपको खुद से खेलने की इजाज़त नहीं दे सकती। वो इसके सीने पे हाथ जमा कर उसको पीछे हटाने की कोशिश करी थी, मगर कामिल ने इसकी इस कोशिश को भी नाकाम बनाते हुए इसकी मखरूती उँगलियों में अपनी मज़बूत उँगलियाँ फँसाई थी, और उसका सर तकिए पे रुकाकर उस पे झुका था। इसके गालों को लबों से छूते हुए कान के बेहद नज़दीक सरगोशी की। मैं बस सहम गई थी, पलकों में बेसख्त आँसू गले लगा गई। ये तो तभी तुम्हें मालूम हो सकेगा जब तुम मेरी शिद्दत और जिसाहत को महसूस करोगे कि मेरे छूने से तुम्हारा वजह संदल हुआ है या बिखरा है। क्या नहीं हूँ मैं गुड़िया, मैं आपके लिए आगा अच्छी लगी खेलना चाहा मुझसे, करीब आने के बहाने ढूँढने लगे, और जब करीब आए तो उसूल के लिए बेकरार हो बैठे। जायज़ और नाजायज़ हथकंडे इस्तेमाल किए, इन्हें नहीं कुछ हाथ में तो तोड़ने की तरफ से हो गए। बचपन से मुझे गुड़िया समझ के खेला, जब गुड़िया शोर की बुलंदी तक को छूने लगी तो उसको तोड़ने के दर पर हो गए हैं। वाह!
ये मोहब्बत नहीं है, ये इसको हवस कहते हैं। कामिल आगा साहब, आपने देखा तो अपने आप को देखा, अपनी ख्वाहिशात को अहम जाना, अपनी मर्ज़ी की अवली की संधि, कहाँ से फिर हूँ मैं कोई जानदार वजूद। गुड़िया जैसा सेट करने से मुझे हमेशा मैं गुड़िया काँच की गुड़िया नहीं बन जाऊँगी, मैं जीती जागती इंसान हूँ। वो इसकी गिफ्ट में आँखें बंद किए बस कह जाती। कामिल ने इसको कहने दिया, वो यही चाहता था कि इसका दिल हल्का हो जाए। आज वो सारी बदगुमानियाँ धोना चाहता था। इसे कितना अच्छा बोल लेती हो ना तुम। वाह वाह वाह! दिल बाग-बाग हो गया आज तो। मेरी हर सुबह ऐसी ही होनी चाहिए मेरी गुड़िया। यार मगर एक रिक्वेस्ट है, बस ज़रा ये नॉवेल्स कम पढ़ा करो गुड़िया। लफ्ज़ पे ख़ासी रिसर्च कर रखी है तुमने। कामिल कौन-सा कोई मौका हाथ से जाने देता था। महमूद को तपाकर कोयला करने का अब भी यही तो हुआ था। मैं मतलब अपनी इतनी देर से कहीं को मज़ाक में उड़ाता देखकर चिढ़ गई और उसकी उँगलियों में फँसी अपनी उँगलियाँ निकलवाने में जिद गई। ज़बान को अलबत्ता ब्रेक लग चुका था, मगर कामिल की ज़बान को अब ब्रेक लगाना नामुमकिन में से था। इसके लबों पे अपनी मोहब्बत की मेहर ज़बरदस्ती ज़ब्त करने के बाद वो एक दफ़ा फिर शुरू हो चुका था। दरअसल तुम जानती हो कि शौहर को किस तरह खुश रखा जाता है। थोड़ा-सा लड़ाई-झगड़ा, फिर प्यार-मोहब्बत, सही तो है ये आगाज़। थोड़ी तकरार, थोड़ा इनकार और इस इनकार में कहीं छुपा इकरार। कामिल बिल्कुल भी संजीदा ना था, वो तो बस महमल के घबराने-शर्माने पे ही ख़त उठा रहा था। आखिर वो कल तक जो इसकी गुड़िया थी, आज वही गुड़िया इसकी बीवी बनी, इसकी पनाहों में बेकरार मचल रही थी। महमल के तमाम इल्ज़ामात को वो इसकी नादानी और नासमझी समझ कर बर्दाश्त कर गया था। ख़ामख़ाह में अना का मसला बनाने के बजाय वो महमल को समझना करना चाहता था। जानता था कि महमल बहुत जज़्बाती है, इसको वक़्त चाहिए और वो भी बेशक इसको वक़्त देने पर आमादा भी था। मगर महमल को एक नज़र देखने के बाद गुस्से किए गए तमाम वादे धरे के धरे रह जाते और वो बेखुदी में अपना जायज़ हक इस्तेमाल करते हुए कई जसारतें कर बैठता, जो महमल को फ़िलहाल गँवारा नहीं था। बंद करें अपना ये ड्रामा, बस बहुत हो गई, मुझे छोड़ने, मुझे फ़राश होना है, वज़श हो गई। कैसा पुरसुकून था वो बिल्कुल जैसे कोई समंदर। इनके लबों से खिलती मुस्कुराहट महमल को मज़े चढ़ा गई। लड़ाई तो हो गई, तकरार भी हो गई, अब क्या प्यार की बारी है। निगाहों में शरारत है, मैंने ख़्याल लजमेकता उसके गले में मौजूद पैंडेंट से खेलने लगा, कि वो कल रात इसने महमल को पहनाया था जब वो मदहोश सो रही थी। ये वो पैंडेंट था जो कभी इसने बहुत पहले जब वो अब्रोड में था महमल के लिए लिया था। कल की रात में इसको दिखाएँगे कि के तौर पर पेंडेंट गिफ्ट करना चाहता, मगर कमरे में आने के बाद वो जो माहौल महमल ने बनाया हुआ था, इसके पेश नज़र वैसा ना कर सका। कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ? ना तजुर्बाकार हूँ। हेल्प ही कर दो थोड़ी-सी मेरी प्यार मोहब्बत करने में मिसेज़। वो हद दर्जा बेबाकी से कहता है, अब इसकी आँखों में न जाने क्या तलाश कर रहा था। लबों और आँखों में एक ख़ास चमक लिए वो होठों से मुँह पे मुस्कुराहट से जाए बड़ा ही कोई डैशिंग लगा। महमल को इस वक़्त यकदम नज़रें चुरा गई। जुमले की तस्दीक कीजिए, तजुर्बा आपका नया नहीं है, एक बेटी के बाप हैं आप। वो बेसाख्ता चोट कर गई। हा हा हा! कामिल का जानदार कमरे में गूंजा था, जिसकी वजह से मैं खिसियाकर एक दफ़ा फिर ज़बान तले दाँत दबा गई। 4 पहले तो तुम खुद अकसाती हो, फिर मुझे करीब आने के लिए और फिर जब मैं खुद तुम्हारी तरफ माइल हो जाता हूँ तो खुद दूर कर देती हो, फिर शिफ़ा भी करती चाहती क्या हो तुम? हम डियर तुम आखिर बता ही दो, आज मौका भी है, दस्तूर भी है, फ़िलहाल जाना भी नहीं है तो क्या मैं ख़्याल है अब बात खुलकर हो ही ना जाए? मैं नहीं मानती इस रिश्ते को, सिर्फ़ आपने इस वक़्त फ़ायदा उठाया और कुछ नहीं। मुझसे या मेरे घरवालों से आपका कोई हमदर्दी ना पहले थी ना अब है। माने या ना मानने का सवाल ही नहीं है। अब तो जो हो चुका है वही मुकद्दर का लिखा है। जितनी जल्दी इसको समझ लो तुम्हारे लिए बेहतर है। शिकवे शिकायत करना तुम अपना फ़र्ज़ समझती हो। तो मैं भी तो तुम पे हक रखता हूँ। ज़ुल्म तुम करती हो मुझ पे और ज़ालिम मुझे ही ठहराती हो। एक तो तुम मेरी नई नवेली दुल्हन हो, नूर की वही रख कुदरती तौर पे चेहरे पे लिखी है। अब इस पे पढ़ने की अगर गुस्ताखी हो जाए तो इतराज़ भी ज़रूरी है तुम्हारा। वैसे शौहर के तमाम हुकूक को तुम जानती हो या तुम्हें बताऊँ? अगर नहीं जानती तो मैं भी अभी बता देता हूँ, तुम्हें कोई मसला नहीं है। नहीं, नहीं मुझे कोई हुकूक नहीं जानने। वो सच में हुई मबादा कहती वो वाक़ई इसके हुकूक करवाना ही ना शुरू कर देता। तो इसका मतलब तुम शौहर के तमाम हुकूक जानती हो, वो शरीर हुआ। चलो तो मेरे हकूक़ की अदायगी मत करो, लेकिन मुझे तो तुम अपने हकूक़ की अदायगी करने दो ताकि मुझसे कोई कोताही ना हो जाओ, वरना फिर कसूरवार तो तुम मुझे ठहराओगी कि मैंने तुम्हारे हकूक़ की अदायगी में ग़फलत बरती। वो बेखुदी से कहता साथ ही अपना हकूक़ वसूलने को था जब दरवाज़े ज़ोर-ज़ोर से किसी ने बाहर दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। छोड़ो मुझे, वफ़ा के चेहरे पे रखा हाथ जैसे ही हटा, वो एक दफ़ा फिर से चीख मारने वाली थी जब पप्पू ने इसके लबों पे एक दफ़ा फिर से ताला लगाया। अगर अपनी इज़्ज़त प्यारी मेरी बुलबुल तो अपनी ज़बान बंद रखना, वरना बुलबुल की बच्ची को एक दिन ऐसा उड़ाऊँगा कि वापस नहीं आएगी, हमेशा के लिए दाना ही ढूँढते रह जाएगी अपने लिए। वो पप्पू एक हाथ इसके मुँह पे जमाए, दूसरे हाथ से इसको बाजू से जकड़े कब्रिस्तान के दूसरे दरवाज़े से बाहर ले आया था। तुम मुझे धमका रहे हो, तुम्हारी इतनी मजाल। कब्रिस्तान से कुछ के कदम के फासले पे मौजूद पार्क में वो उसको जैसे-तैसे घसीटता-घिसाटता आखिरकार ले ही आया था। कदर सुनसान गोशा ढूँढकर इसने वफ़ा को वहाँ ले जाकर पटकने के अंदाज़ में बैठाकर संगी बेंच पे नीम के दरख़्त के नीचे। मैं तुम्हें धमका नहीं रही बल्कि ये बता रहा हूँ कि अब धमकियों का टाइम गया मेरी वो पट इसलिए जितना तुम
मान चुकी हो, इससे ज़्यादा मैं तुझे मिला दूँगा। खिलाफत का पप्पू आज संजीदगी का मुज़ाहरा कर रहा था, तो मेरा शक 100% होता तो तुम भी इन्हीं लोगों के पोशीदा कारिंदे हो। मैं तुम और तुम्हारे 420 पीर को बेनकाब करके रहूँगी। वो पूरी कुएँ से जलाई करके कई लोग मुतवज्जह भी हो चुके थे, मगर दोनों में से परवाह किसको थी? गायब हो जाओगी। वो सिगरेट से जलाकर राइटर की आँच को उसको धक्का दे रहा था। डर नहीं मुझे वफ़ा किसी के बाप से नहीं, तो फिर तुम कौन हो? तुम्हारे कार्य करतूत तो अब सारी दुनिया के सामने लेकर मैं आऊँगी, तो बताएँगी अब हमें। वाह मेरी कटौनी, पहले खुद की हिफाज़त तो सीख लो। वो इसके पास ही बेतुके अंदाज में बैठ चुका था। अब तुम उन लोग उल्टी गिनती करना शुरू कर दो। समझे वो अभी उठी रहती कि पप्पू ने इसको दोबारा से बिठाने के लिए इसकी कलाई को अपने हाथ में जकड़ा। वफ़ा भी इश्तियाल में आगे इसके थप्पड़ रसीद करने वाली थी कि सामने से आते जाबिर और उसकी पूरी बॉडीगार्ड्स की फ़ौज को देखकर वफ़ा का चेहरा तलमला उठा एक तहफ़्फ़ुज़ पे। इसको जाबिर की मौजूदगी के पास महसूस हुआ था। वो पप्पू से हाथ छुड़वाकर जाबिर की तरफ भागना चाही थी, मगर पप्पू ने इसका हाथ इतनी सख्ती से थामा हुआ था कि ऐसा महसूस जैसे ज़ंजीरों में जकड़ा हो। जब शुक्र है आप आ गई। शख्स मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लाकर कह रहा है कि मुझसे शादी कर लो। वह असल बात खोल कर गई थी। इसकी इतनी मजल, अरे छोड़ो इसका हाथ, नहीं तो तेरे से ये हाथ सलामत नहीं छोड़ूंगा। जाबिर के गार्ड्स आगे बढ़े थे पप्पू की दुर्गत बनाने के लिए। जब जाबिर ने इशारा से रोक दिया इनको दरमियान में आने से, अगर इसने दोबारा हमारे मुश्किल की जासूसी की तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। नमक हलाल हूँ मैं, अपने पीशा पीशा का। समझे जाबिर ठिठक गया। मामला इसको संगीन नजर आता, वैसा था नहीं जैसा वफा इसको जाहिर कर रही थी। वो चाहता तो 1 मिनट में पप्पू को ज़िंदा कब्र में उतार सकता था, मगर वफ़ा के लिए वो खुद से ऐद कर चुका था कि वो खुद नेक सीरत व नेक फ़ितरत का मालिक बनाएगा। मुठियाँ में जो वो बड़ी मुश्किल से खुद पे ज़ब्त के पहरे बाँधे हुए था, वरना इस वक़्त बस नहीं चल रहा था कि पप्पू जैसे टपोरी को टपका ही देता। मगर हाय ये कि मोहब्बत इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। जाबिर का भी ऐसा ही कुछ हाल था। ठीक है, तो मैं आइंदा इनकी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। चलो वफ़ा। जाबिर ने माथे पे तेवरी चढ़ाकर कुछ इस तरह के कि वफ़ा को चलती बनी। अरे ओ बुलबुल, तुझे उड़ान भरने का अगर दोबारा शौक चढ़ा तो मैं तुझसे इससे उड़ा दूँगा। पप्पू अब अपनी फटी हुई फैशन के मुताबिक कटी-फटी जीन्स की पुछ में से बस्तर निकालकर वफ़ा को डराने की गर्ज से फायरिंग करने की भरपूर अदाकारी करते फ़िरज़ी पिस्टल से निकलते धुएँ को फूँक मार रहा था। एक तो बोलता इस कदर बारीक आवाज़ में था कि सुनने वाले को ऐसा लहज़ा नशीदी नागवार गुज़रता। फिर ऊपर से इसका कमाल जहालत का मुज़ाहरा करते हुए पिच का मुँह से गुटके की पीक मिट्टी में मारी और अपना लोफराना अंदाज़ में हथेली पे ज़मीन से थूक कर फेंका के बाल संवारे ऐसे जैसे उम्दा तरीन चील बालों में पोता हो। बस बहुत हुआ, अब नहीं बचेगा तू मुझसे। मैं खामोश था इतनी देर से, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं था कि मैंने चूड़ियाँ पहन रखी है। जाबिर ने अपनी गन लॉक की, इसको एक्शन में आता देखा। इसके बाकी के भी गार्ड्स अपनी अपनी जगह संभाल चुके थे। अब पप्पू इन सबके घेरे में था, लेकिन फ़र्क इसको रत्ती भर भी न पड़ा था। इसके नज़दीक ये सब खेल तमाशा था। छोड़े जाबिर, आप फ़ुरकानों को अपने हाथ में न लें। आप इस सड़क छाप से क्यों मुँह लग रहे हैं? ये क्या और आपके आगे ये क्या और इसकी औकात ही क्या हूँ? वफ़ा को पप्पू से शदीद कराह महसूस होती है। इसके इज़्तिराफ़ के बाद से कि वो पीर का ख़ास बंदा। ख़ैर छोड़, चिढ़ तो इसको पप्पू से रोज़ अव्वल से ही थी, मगर आज तो वो इससे शदीद नफ़रत महसूस कर रही थी। फिर अपनी वजह से वो जाबिर को भी किसी तरह की परेशानी नहीं देना चाहती थी। इसने तो हवेली में ये भी नहीं कहा था कि वो पीर की जासूसी करने आई थी। इसने तो हवेली वालों को बस इतना बताया था कि वो आस्ताने में मज़ार वग़ैरह के अंदर के मौक़ों समझ के लिख कर अपना थीसिस मुकम्मल करने की ग़र्ज़ से आई है। ये तो किसी को इल्म ही नहीं था वो कर क्या रही थी। ख़तरों से कितनी तेज़ रफ़्तारी से वो खेलना शुरू हो चुकी थी। मेरी सोच और मेरी पहचान तुम समेत इस सरदार के तुम लोगों की औकात से बाहर है। वो अपनी टी-शर्ट के कॉलर को ऊँचा करके गर्दन उचाकर अपने ख़ास गुंडे वाले अंदाज़ में गोया हुआ। अबे ओ 2 टके का चर्सी की तो भरम किसको दिखा रहा है? अभी निकाल देता हूँ तेरे कसमैल। जाबिर ने अपने मुलाज़िम को इशारा से कहा कि पप्पू को जेब में ज़बरदस्ती डाले। इसको हवेली के इस तहख़ाने में बंद करना है जहाँ इसकी किसी किस्म की हाजत भी पूरी ना हो सके। अब आएँगे तेरे होश ठिकाने। बहुत चर्बी चढ़ी है ना तुझे? जाबिर पे तो जैसे खून सवार हुआ था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ये जाबिर। इससे हम दोनों तहखाने में बैठ के रास-फाश करवाएँगे कल। आज तो वलीमे की तकरीब है ना, वरना आज ही मैं इसकी 14 तबाक रोशन कर देती। वफ़ा को गुस्से में एकदम याद आया कि आज की रात तो वलीमा था। अब इस हवेली में पहुँचने की जल्दी सवार हो चुकी थी। कभी तो मेरे पास आओगी मेरी कटोनी खुद चल के। वो अजीब हँसता हुआ लफ़राना अंदाज़ में सीटी बजाता आखिर में वफ़ा को देखकर भी अपनी ज़बान पे होती खुजली को बर्दाश्त न कर सका, जबकि जाबिर ने गुस्से से मुठियाँ भेज लीं। वलीमे की तकरीब अपने उरूज पर थी। सब खुशखूबियों में मसरूफ़ थे। नसीबा बेगम ने अपनी निगरानी में तमाम इंतज़ामात करवाए थे। कशमाना और बिलाल स्टेज पे बैठे आने जाने वाले मेहमानों से खुशखबरियों में मसरूफ़ बेहद खुश थे। दूसरी तरफ महमल और कामल थे। महमल आज पूरी तरह कोशिश कर रही थी अपने माँ बाप के सामने खुद को खुश व मुतमईन ज़ाहिर करने की, जबकि कामिल संजीदा लेकिन मसरूर दिखाई देख रहा था। आज इसने महमल की तमाम कदावतें धोने का फ़ैसला जो कर डाला था, वो बहुत अच्छी तरह ये बात जान चुका था कि महमल इसके नफ्स का ग़ुलाम और एक
एक दिल फेंक मर तस्वुर कर बैठी और सिर्फ इसकी इस दिन होने वाली बेसाख्ता जज्बाती अमर की वजह से आखिर को बचपन से ले इसके दिल की कई हर एक बात समझने का आदी था। भला कैसे कब इसके दिलो दिमाग पे चलती जंग को ना महसूस कर सकता। वफ़ा नक्सक से तैयार टी पैंट कलर के ऑर्गेन्जा के पल के काम वाली कुर्ती और राउंड सिल्क का ट्राउज़र और क्रिंकल का बिल्कुल सादा 3 गज दुपट्टा लापरवाही से शाने पे उड़े गदब डाली थी। हल्के-फुल्के टी पिंक ने जैसे वफ़ा के हुस्न को और कुछ और भी चार चाँद लगा दिए थे इस तजाद चेहरी कुड़ी की पर। जाबिर तो जैसे आज ही निकाह पढ़वाने जी में उठा। वफ़ा का बिजलियाँ गिराता सरापा इसको बेखुद सा कर रहा था। इसने दिल ही दिल में ये बात तय कर ली थी कि वो 1-2 दिन में अपने माँ-बाप से वफ़ा के घर रिश्ते डालने की बात करेगा और वफ़ा को हरगिज़ भी मज़ार पे जाने नहीं देगा किसी सूरत भी। वफ़ा मुसलसल किसी की नज़रों की तपिश महसूस करके शदीद बेज़ारियत महसूस कर रही थी। पहले तो वो समझी कि शायद जाबिर इसको नज़रों के सार में लिया हुआ है। ऐसा नहीं था कि वो जाबिर से कोई तूफ़ानी मोहब्बत करने लगी थी, मगर जाबिर इसको एज़ अ लाइफ़ पार्टनर बुरा भी नहीं लग रहा था। जाबिर की नज़रों में प्यार में वह बखूबी समझ रही थी, मगर फ़िलहाल इससे मोहब्बत नहीं कर पा रही थी। वफ़ा को अब ये पता चला था कि मोहब्बत और पसंदगी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो अभी इसी उलझन का शिकार थी कि कोई पहले इसके पास से गुज़रा, फिर वो शख्स वफ़ा के बेहद करीब आकर रुक के किसी खातून से बेतकल्लुफ़ी से हम कलाम हुआ। वफ़ा को लहजे का भारीपन बड़ी शिद्दत से महसूस हुआ। हवेली में पर्दे का ख़ास इंतज़ाम था। मर्द और औरतें के लिए बीच में लॉन में पार्टीशन कर रखा था। दोनों दूल्हा एक तरफ बैठे थे, जबकि दोनों दुल्हनें एक तरफ स्टेज के इस तरह के दूसरी तरफ बैठे दूल्हा हज़रात को औरतें तो देख सकती थीं, लेकिन दुल्हनों को गैर मर्द नहीं। ज़नाने की तरफ बस वही आ सकता था जो कि हवेली के ख़ास घर के अफ़राद में से एक था हो, जबकि वो जाने-पहचाने लहजे वाले शख़्स का वो ज़नाने में पाया जाना इस बात की दलील कि शाहज़मान बहुत करीबी है हवेली वालों का। अपना दुपट्टा ठीक से लो और हाँ, आज मैं अपना वादा पूरा करूँगा। इंतज़ार करना रात ठीक 1 बजे तुम्हारे बेडरूम में। कोई बहुत ज़ोर से टकराया था। वफ़ा ने जैसे इस भारी और गंभीर लहजे को सुना, वो चौंक उठी। तेज़ी से खुद से टकराने वाले को देखा जिसकी अपपुश थी वफ़ा की तरह। वो बड़े मज़े से लहक-लहक के जाबिर और कामिल से हँसी-मज़ाक करता, मगर वफ़ा के पूरे वजूद में सनसी-ख़ेज़ दौड़ गई, क्योंकि वो लहजा और बॉडी की लैंग्वेज हूबहू शाहज़मान ही की थी। वो भौंचा के रह गए, क्योंकि अब तक वो खुद को बहुत बड़ी कोई मास्टरमाइंड समझती आ रही थी। वजह इसका पप्पू को शाहज़मान समझना था, क्योंकि कई घड़ियाँ इसने ऐसे मिलाई शुरू से लेकर अब तक की पप्पू इसको पक्का शाहज़मान लग चुका था। पप्पू और शाह के हाथ में बिल्कुल एक जैसी अंगूठी का होना और शाहज़मान का चेहरा छिपाना, उफ़! वो चकरा के तो रह गई थी। जाबिर के साथ इसने खुद पप्पू को तहखाने में बंद किया था और तेज़ी से हवेली के अंदर भागी ताकि तहखाने में जाकर देख सके आखिर हकीकत क्या थी। तहखाने के बाहर पहरा देते गार्ड्स रोज़ अपनी ज़िम्मेदारी से अंजाम दे रहे थे। वफ़ा को देखकर इसके इशारा करते ही इनमें से एक गार्ड ने तहखाने का दरवाज़ा खोला था। वफ़ा थोड़ा आगे बढ़ी। तहखाने में किसी भी किस्म की सहूलियत मौजूद न थी, बस दीवारों पर नस्ब कैंडल स्टैंडर में मोमबत्तियाँ रोशन थी। टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी में पप्पू वफ़ा को देखकर उठ खड़ा हुआ। मुझे यहाँ से निकाल मेरी बुलबुल, नहीं तो मैं टुन होकर मर जाऊँगा। पप्पू को चर्च न मिलने के बायस इसका नशा टूटा था और बुरी तरह लड़खड़ा का शिकार था। हाल से बदहाल हो रहा था। बस थोड़ी ही सी पिला दे मेरी कटोरी, मुझको बत्ती बना के सिगरेट में भर के। मैं सच कहता हूँ, तेरी कसम, तुझसे कल की बजाय आज ही शादी रचा लूँगा। वफ़ा इसकी फ़िज़ूल हाँकने का कोई नोटिस लिए बगैर बहुत ही तेज़ स्पीड में बाहर की तरफ भागी। वो ज़िंदगी में पहली दफ़ा खुद ही के हाथों बहुत बुरी तरह से बेवकूफ़ बन बैठी थी। अब इसका रुख सीधा अपने कमरे की तरफ था। कमरे में पहुँच के जैसे इसने दरवाज़ा को लॉक किया, पलटी तो जैसे इसकी आँखों में तारे नाच के ऊपर का साँस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। तो तुम आज वो ज़िंदगी में पहली दफ़ा बगैर मुँह पे चादर ढाँपे देख रही थी। वो एक मुकम्मल मर्दाना वाहजात का हामिल भरपूर मर्दा है। जल ग्रीन आँखों से वो इसकी पहचान थी। जब अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह लाइट ब्राउन सिल्की माथे पे बिखरे नफ़ास से तराशे बाल स्टाइल अंदाज में रखी गई शहद दाढ़ी और उस पे तज़ाद तराशी मूंछ और अपने नकूश से बिल्कुल अफ़गानी व पश्तो मिक्स लग रहा था। इतनी बड़ी भूल कर बैठी थी वो पप्पू और शाह को एक समझ के। पप्पू के बातों उसके शान को छूते और क्लीन शाफी रहते हैं। वो हर वक्त साथ काली चटाकों में सुरमे की पूरी बोतल उंडेली जाती थी। गले में ढेर सारी चेनें पहने हुए हकीकतन एक लोफर ही था। वो कैसे इतनी बड़ी गलती कर गई दोनों को पहचानने में। तुम नहीं, अब आप जाने। वो कुर्सी पे बैठा, पैर ऊपर पैर जमाए, दोनों पैरों को कमाल इत्मीनान से सेंटर टेबल पे रखे हुए था, ऐसे जैसे कि बेडरूम वफ़ा के बजाय इसकी तो मलकियत था। वफ़ा को तो इसको देखकर जैसे सूध-बूध ही हो गई थी। वो कहाँ इसको अपने बेडरूम में तसव्वुर कर सकती थी, मगर शाहज़मान बिल्कुल अपनी बात का पक्का साबित हुआ। जो कहा कर दिखाया। आप प्लीज़ मेरे बेडरूम से इस वक्त चले जाएँ, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं। वो बड़ी मुश्किल से अटक-अटक कर कहती, दरवाज़ा खोलकर कमरे से फ़रार होने को थी, जब इसको राधा भागकर जल्दी से एक ही जिस्म इस तक पहुँचा। तुम क्या समझी, दिन के बाद तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी से ब्लॉक डिलीट कर दिया और इनबॉक्स भी प्राइवेसी लगा दी है। तो तुम्हारी इत्तला की अर्ज़ है कि मैं वो हैकर हूँ जो बड़े-बड़े अकाउंट्स को लम्हों में हैक कर सकता हूँ।
उसके कान के करीब आके बहुत धीमे लहजे में दरियाफ़ कर था, वफ़ा के मज़िद आसान ख़ता हुआ, इसने कबूतर की तरह ख़तरे को भाँप कर आँखें बंद कर ली। मैं हर गैर से बात नहीं करती, आप प्लीज़ चले जाएँ यहाँ से। खूब कही तुमने, मगर वो क्या है ना, मैं किसी का हिसाब नहीं रखता। फिर जब तुमने मेरी दोस्ती से फ़ायदा उठाने के बाद मुझसे दुश्मनी मोल ही ली है, तो मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितनी मेरी दुश्मनी से निकलते हिसाब-किताब बराबर कर पाओगी। वो अब इसके गिर्द चक्कर काट रहा था, वह उसका जिसे मैं सहना चाहता था। मुझे माफ़ कर दें भाई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी इतनी मदद की। मैंने आपको थप्पड़ मारा, इसके लिए तहे दिल से शर्मिंदा हूँ। मेहरबानी आप अभी चले जाएँ। वो इबादत के बरखिलाफ़ मिन्नत सामान बात उतारी। भाई तो सिर्फ़ मैं अपनी अकुलती बहन का ही हूँ, हाँ शौहर बन सकता हूँ क्योंकि बीवी का खाना अभी पूरा नहीं हुआ। और वैसे भी तो तुम मेरे दिल को पूरी तरह भा गई हो, तुमसे इज़हार करूँ या तुम्हारी अम्मी से डायरेक्ट रुखसती की तारीख ले लूँ। शाह ने गहरी नज़र से इसको देखते हुए मैंने ख़याज़ी से मैं बात का रुख अपने मुताबिक का कहीं मोड़ा। आप खामोश नहीं सकते, बराए करम फ़िज़ूलगोई से परहेज़ कीजिए और अपने आने का मकसद बयान करें। मैं आपकी मौजूदगी ज़्यादा देर अफ़ोर्ड नहीं कर सकती थी कि लहजे में बोली, अब तक अगर मैं खामोश हूँ तो मेरी इस खामोशी को गनीमत जानो, जाने मत। लेकिन जिस दिन मैं पड़ जाऊँगा, इस दिन तरस भी नहीं खाऊँगा। वो उसकी आँखों में अपनी निगाहें ढाले वार्निंग देते अंदाज़ में कहता, इसके माथे पे आए पसीने की नन्ही-मुन्नी बूँदों को अपनी उँगलियों की पोरों में जज़्ब कर चुका था। मुझे हाथ मत लगाएँ, मैंने कहा ना, मैं ऐसी-वैसी वफ़ा करन खा के पीछे हटी, मगर पहले वाली गलती शाहज़मान पे उठाने की, हज़ाराने की इसने ग्रेज़ किया, वरना इस वक़्त वफ़ा का बस नहीं चल रहा था कि वो क्या से क्या कर दे। तुम ऐसी-वैसी नहीं, बल्कि बहुत ही टेढ़ी खीर हो, जिसको सीधी उँगली से सिर्फ़ मैं ही खा सकता हूँ। शाहज़मान के जुमले और उसके हाज़िर-जवाबी वफ़ा का दिमाग चकरा दे रही थी। इस पर तज़ाद वो इसकी स्टडी टेबल की कुर्सी खिसक कर इसको शानों से थाम कर बिठा चुका था। खुद इसके ऐन सामने टेबल पे बैठा इसको वफ़ा के मुताबिक धमका रहा था। मैं अब मजबूर हूँ ऐसा करने के लिए, क्योंकि अब बहुत देर हो गई है आपकी बदतमीज़ी, मगर अब और नहीं।